हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने डिफरेंट डिफरेंट सीरीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने डिफरेंट डिफरेंट सीरीज शुरू की थी। जैसे हमने वन शॉट सीरीज शुरू की थी, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को पूरा कंप्लीटली कवर कर रहे थे, ठीक है। और एक हमने शुरू की थी क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। तो क्विक रिवीजन सीरीज के मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट्स कवर कर लिए। 6 पार्ट्स कवर कर लिए मतलब अगर हर पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस अगर कवर किए होंगे तो हमने ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस, समझ रहे हो मेरी बात, इनऑर्गेनिक के ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिए हैं, ठीक है, 6 पार्ट में। और आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7th पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। पक्का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई डाउट ही नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करके जाओगे तो तुम्हारे एक्स्ट्रा 30 to 40 नंबर्स आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। इसलिए इस सीरीज को कंप्लीट करो, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। अगर तुम्हें कोई चीज आती है तो तुम 2x स्पीड पे देखा करो, ठीक है। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्टली अटैच हो सकते हो, वहां पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आज का वीडियो शुरू कर सकता हूं और आज के वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कवर करेंगे ही करेंगे। 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे मतलब जब हम 7th पार्ट कवर कर लेंगे तो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 140 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इस तरह हम करते 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 200 to 300 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के अगर करके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 क्वेश्चंस तो हमारे फंसने ही फंसने हैं और उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NaH इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, NaH, अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा। NaH क्या होगा? Na प्लस प्लस H माइनस। तो तुम्हें कि कैसा लग रहा है? इसको हम बोल सकते हैं आयनिक हाइड्राइड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आयनिक हाइड्राइड। और जो आयनिक हाइड्राइड होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा सेलाइन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? सेलाइन हाइड्राइड, ठीक है, सेलाइन हाइड्राइड। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आयनिक हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट। किससे? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं और H पे आ रहा है निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और H माइनस मिलके क्या बना देगा? सेलाइन हाइड्राइड। तो इसका आंसर होगा सेलाइन हाइड्राइड। पर इसमें कुछ और डिटेलिंग बता देता हूं कि जैसे देखो, जैसे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो मेनली सेलाइन हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। बट जैसे मान लो LiH है या BeH2 है और MgH2 है, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा। तो यहां पे सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या समझ में आना चाहिए कि जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, तो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा इन सॉलिड स्टेट। पर अगर इसको मैं मेल्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो आयंस के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो कंडक्टिंग हो जाएगा नेचर में। तो वो क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है। यहां तक पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये है तुम्हारा थोड़ा सा डिस्कशन आयनिक हाइड्राइड का, ठीक है। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या होंगे? जैसे मान लो H2O है, तो H2O क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का मतलब जो भी कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में 3 पार्ट होते हैं। फिर कौन कौन से? पहला होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो जहां पे जैसी सिचुएशन आएगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट दैट यूजुअली होना चाहिए
डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जो स्कैंडियम है वो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कॉपर जो है वो +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है, तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 भी शो करता है और +4 भी शो करता है, और वेनेडियम शो करता है +2, +3, +4 एंड +5। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। तो क्वेश्चन के थ्रू देखो तुम बहुत सारी चीजें क्या हो जाता है, सीख जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ओर्स विद द मेटल्स गिवन। अब ये तुम्हें याद होगा तो सही से हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मुझे तो याद है तो मैं बता देता हूं तुम्हें। देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सिडेराइट है, सिडेराइट होता है आयरन का ओर, सिडेराइट इज ओर ऑफ आयरन, वो भी कार्बोनेट ओर होता है, तो ये होता है FeCO3। तो मैं क्या करूंगा, सिडेराइट को C से कंपेयर यहां पे कर दूंगा, ठीक है। मान लो तुम्हें ये सेकंड वाला नहीं पता है तो बाकी देख लो, जैसे कैलामाइन, कैलामाइन होता है जिंक का, तो कैलामाइन इज ओर ऑफ जिंक, और ये होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। तो कैलामाइन फोर्थ को हम अटैक कर लेते हैं 1 से, तो फोर्थ का ए, फर्स्ट का सी एक ही जगह मैच कर रहा है, बाकी कहीं मैच कर रहा है। फर्स्ट का ए, फोर्थ का डी, रॉन्ग। फर्स्ट का सी तो सही है, फोर्थ का बी का नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। तो 2 भी पता है तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे मैलेकाइट इज ओर ऑफ कॉपर, तो कॉपर का ओर होता है और ये होता है CuCO3.CuOH ट्वाइस, तो बेसिक कार्बोनेट होता है, इसको हम बोलते हैं मैलेकाइट। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैलिनाइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है, तो इसको मैच करा लो, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आंसर आएगा तो फोर्थ का ए, थर्ड का मैलेकाइट इज ओर ऑफ कॉपर, ये बी हो गया, और सिडेराइट आयरन का हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर इज, ठीक है। तो यार पीछे ना थोड़ा सा बाहर के साइड कुत्ता थोड़ा सा भौंक रहा है, तो उसके लिए प्लीज मेरे को माफ कर देना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, अगर वीडियो में थोड़ा साउंड आएगी तो प्लीज पहले से बता दे रहा हूँ, माफ कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम और सीजियम। तुम्हें एक चीज पता होगी, अगर मैं पीरियड में मूव करूंगा, पीरियड में मूव करने पर साइज क्या होती है, साइज जो होती है वो पीरियड में डिक्रीज होती है, और अगर मैं ग्रुप में मूव करूंगा तो साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीजियम का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होना चाहिए। सीजियम का साइज क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप 1 का भी है और वो बहुत नीचे प्रेजेंट है, तो सीजियम का साइज तो सबसे बड़ा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलमोस्ट फिनिश ही, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। सीजियम सबसे पहले आएगा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। तो ये दोनों ऑप्शन में ही आगे जाके हमें प्रॉब्लम होने वाली है। अब बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर। तो सल्फर देखो डाउन दी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका साइज जो है वो कार्बन से बड़ा होगा, तो ये हो गया सल्फर और फिर हो गया कार्बन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि सल्फर और कार्बन में थोड़ा सा वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। तो यहां पे सल्फर और कार्बन में किसकी, सल्फर की साइज बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो जो ग्रुप थर्ड बोल लो या जो तुम ग्रुप 13 बोलते हो, मतलब पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप 13 मतलब बोरॉन वाला ग्रुप, उसके जो हाइड्राइड होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो ये देखो Bl गाइंटल, तो ये ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड होंगे इसमें कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। और SiH4 देखो, SiH4 क्या होगा, देखो 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है। मैंने बोला था ना कि एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये है अपना इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और बाकी जितने तीनों हैं
वो सारे क्या हैं, वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो पूछा है विच हाइड्राइड इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, तो आंसर इज SiH4। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज, मैंने अभी तुम्हें कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो CCl4 होता है, अगर उसकी मैं वाटर से रिएक्शन करूं इन नॉर्मल कंडीशन तो कोई रिएक्शन नहीं होती, याद होगा सबको। नॉर्मल कंडीशन में CCl4 डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है। पर अगर CCl4 की रिएक्शन मैं स्टीम से करूं मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन, या थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम सिचुएशन बोल लो, या यार नॉर्मल कंडीशन ना हो, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां पे अगर हम CCl4 की क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पॉसिबल होगा, और फॉर्मेशन होता था COCl2 का। पर अगर तुम्हें पता हो कि SiCl4 का नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो जाता था, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है और इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा, सारे Cl यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता था किसका, SiOH4, जिसको हम बोलते थे सिलिसिक एसिड। तो यहां से हमारा एक चीज तो क्लियर है कि CCl4 जो है उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाउलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट इज, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन करने का एक मेथड होता है पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल पे पूछा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू को अरेंज करो। एक चीज और, ये टेलेरियम और ये जेनॉन नहीं है, ये सेलेनियम है। ठीक है, तो ये ऐसी है, कुछ कुछ मिसप्रिंट है, वो मैं सही कर देता हूं। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी है यार, ये तो सबको पता होता है कि पीरियड में जब मैं मूव करता हूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, पीरियड में मूव करने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो तुम्हें ये चीज तो पता ही होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पाउलिंग स्केल पे, अराउंड 4, फिर ऑक्सीजन की होती है अराउंड 3.5, ये पाउलिंग स्केल पे ही है। उसके बाद आती है तुम्हारी नाइट्रोजन की, विथ नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू क्लोरीन विच इज इक्वल टू 3, और उसके बाद मुझे हाइड्रोजन की याद है विच इज 2.1। तो देखो फ्लोरीन से ऑक्सीजन पे आए, तो मतलब पीरियड में पीछे जा रहे हो, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में देखो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब फ्लोरीन की ओर जब मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम आते हैं, देखो सिलिकॉन एल्यूमिनियम, अब हम ध्यान से देख लेते हैं क्या है। देखो ये टेलेरियम सेलेनियम कहां आएगा, ऑक्सीजन O से टीपो, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि सेलेनियम की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेलेरियम से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस और सल्फर में। तो नाइट्रोजन O से सल्फर भी तो आएगा बीच में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस, ये बात क्लियर है। और कौन सी है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो ये देखो Bl और यहां पे Cc, मतलब सिलिकॉन की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, तो ये बात भी सही है कि सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से क्या होगी, ज्यादा होगी, और मुझे यही ऑर्डर करेक्ट लग रहा है। ठीक है, Bl गाइंटल और CCJ, तो यहां पे Ge की ज्यादा होगी गैलियम से, तो यहां पे Ge, तो यहां पे हमने सारे ऑर्डर लिख लिए हैं, Ge का ग्रेटर होगा गैलियम से, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया है, तुम एक बार चेक कर लेना। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं जो कि थोड़ा सा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ठीक है, ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू, तो ये तो एकदम फैक्ट वाली बात है कि एसिड रेन है इसका आंसर। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, एसिड रेन की वजह से जो एसिड है वो क्या हो जाता है, वो मार्बल के कार्बोनेट से रिएक्ट करने लगता है, तो एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट ऑफ मार्बल्स। ठीक है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो रिएक्ट कर जाता है किससे, मार्बल से। सॉरी, ये थोड़ी सी स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, इसको मैं सही कर देता हूं। ठीक है, तो रिएक्ट कर जाएगा कार्बोनेट
से एसिड रिएक्ट कर जाता है। इजी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी क्वेश्चन था। एसिड रेन है तो एसिड रेन है इसका आंसर। वाटर पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, सॉइल पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग से भी कोई मतलब नहीं है ताजमहल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये सब क्वेश्चन तो तुम्हें आ ही गया होगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। तो तुम्हें पता होगा कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, बी एल गा इंटल, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको मैं बता देता हूं कि 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, तो वहां जाके चेक करना। ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है। तो बीएल का इंटल में क्या होगा, डाउन दी ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी यहाँ पे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +1। तो +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी, +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आज कुत्ते कुछ ज्यादा ही भूख रहे हैं, कोई नहीं यार माफ कर देना, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब मैं वीडियो रोकूंगा तो फिर मेरे को टाइम वेस्ट होगा मेरा, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो नहीं रोक रहा हूं, थोड़ा सा साउंड के लिए माफ कर देना मुझे। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन दी ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है, और इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि TL+1 इज मोर स्टेबल देन AL+1, तो डाउन दी ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो सबसे कम स्टेबिलिटी होगी AL+1 की, तो सबसे कम हो जाएगी AL की। फिर उसके बाद आएगा Bl गैलियम, फिर आएगा इंडियम, और फिर आएगा थैलियम। ठीक है, इजी, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर मैच करा लो। AlG, ये तो होगा नहीं, गलत हो गया जी, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है डी, AlGa इंडियम थैलियम, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसको एक बार चेक कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। चलो, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन इज। देखो यार, कैल्सिनेशन में क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं कि जो भी हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो हीट करने पे वहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो कैल्सिनेशन में ये होता है। और रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में हम ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन में देखो 3 रिएक्शन तो कैल्सिनेशन की है ही है। कैसे, यहां पे देखो ZnCO3 है, ZnCO3 को जब मैं हीट कर रहा हूं तो वो ZnO + CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ कैल्सिनेशन। इसी तरह जो CaCO3 है .MgCO3 है, यहां पे जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो हीट करने पे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CaO + MgO + 2CO2। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। Fe, हाँ, इसमें भी देखो वाटर जो है Fe2O3.XH2O, इसको भी मैं जब हीट कर रहा हूं तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस वाटर यहां से क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है। ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ये तीनों ही एग्जाम्पल है कैल्सिनेशन के। और जो एक एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा रोस्टिंग का। तो ये रोस्टिंग का एग्जाम्पल है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम ओर को हीट करते हैं, जैसे Cu2S + O2 में करूंगा तो ये इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और खुद किस में चला जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Cu2O + SO2। अब तुम बैलेंस कर सकते हो, देख लो, ये 2, ये 3, ये 2Cu2O और ये 2SO2। तो ये जो एग्जांपल है ये रोस्टिंग का एग्जांपल है। रोस्टिंग में हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करते हैं ओर को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, सिंपल क्वेश्चन था। तो द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन इज, ये वाली जो रिएक्शन है ये कैल्सिनेशन को डिफाइन नहीं करती। ये किसको डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है रोस्टिंग को, ये डिफाइन करती है रोस्टिंग को। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो तो फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो Na2CO3.10H2 है इसका फॉर्मेशन हम करते हैं थ्रू सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत सिंपल सी चीज है, किसका फॉर्मेशन होता है थ्रू सॉल्वे प्रोसेस। तो मैं मैच कर देता हूं, फर्स्ट का डी होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो NaOH का फॉर्मेशन करते हैं वो हम करते हैं थ्रू कास्टनर कैलनर सेल। तो कास्टनर कैलनर सेल इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। तो कास्टनर कैलनर सेल बोल लो या कास्टनर कैलनर प्रोसेस बोल लो, तो NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा कास्टनर कैलनर प्रोसेस से। ठीक है, तुम्हें पता है MgHCO3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर MgHCO3 होल ट्वाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। एक मिनट यार, यहां पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, मैंने टेम्परेरी हार्डनेस पे टिक कर दिया है जबकि ये सॉल्वे प्रोसेस होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। MgHCO3 है,
MgHCO3 होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस। तो ये हो गया टेम्परेरी हार्डनेस। क्या हम इन तीनों से, अगर ये मुझे तीनों ही आंसर पता चल गए, तो जो फोर्थ बचा है वो एक ही ऑप्शन है कि Ca3Al2O6 इज पोर्टलैंड सीमेंट इंग्रेडिएंट। अब मैं मैच करा लूंगा 1 का सी, तो पहले 1 का सी देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां दोनों नहीं है, तो ये ऑप्शन अब देखना भी मत, हटा दो। अब आ जाओ 2 का बी, 2 का बी तो होगा नहीं, 2 का डी होगा, एक ही ऑप्शन है, तो 2 भी पता होता तो हमारा काम हो जाता। तो डी ऑप्शन, ऐसे करोगे तो तुम्हारे हमेशा आंसर सही आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, इसकी रिएक्शन मैं तुम्हें बता दूंगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जिसने मेरा KMnO4 वाला सीरीज देखा होगा, वन शॉट सीरीज, उसमें मैंने ये चीजें बताई थी कि K2MnO4 का कलर क्या होता है, KMnO4 का कलर क्या होता है, ये चीजें जिसको पता होगी वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा इजीली। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड है ए, उसको मैं KOH के साथ और वाटर के ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहा हूं, तो ये बन रहा है 2B + 2H2O, और यहां नीचे लिखा है ग्रीन। अब ऑप्शन देखो, Ki है, KiO3 है, MnO2 और Ki है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हें पता हो कि अगर मैं MnO2 का ऑक्सीडेशन करूंगा इन बेसिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4, मतलब यहां पे आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस ये बन जाएगा 2H2O। और तुम्हें मैंने बताया था कि MnO4-2 इज ग्रीन इन कलर, ये बताया था मैंने, Mn डबल बॉन्डो O- एंड O-, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और पर्पल कलर का कौन होता है, पर्पल कलर का होता है KMnO4। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन बोल रहा है कि 3B + 4HCl gives 2C + MnO2 + 2H2O, और यहां पे लिखा है पर्पल। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो K2MnO4 को HCl के साथ जब मैं हीट करूंगा तो ऑब्वियसली पर्पल क्या होगा, पर्पल बनेगा मेरा क्या, KMnO4। तो मैं ये रिएक्शन लिख सकता हूं कि 3K2MnO4 ऑन रिएक्टिंग विथ HCl फॉर्म KMnO4 + MnO2 + 2H2O, और KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल होता है। तो ये चीजें जिसको पता है वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो यहां तक तुम एक बार नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, चीजें अगर पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 2C, 2C का मतलब KMnO4, KMnO4 की अगर मैं रिएक्शन कराऊं H2O और Ki से, तो ऑब्वियस सी बात है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो I- को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसको, ये तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, और ये लिखा है कि ये कन्वर्ट हो जा रहा है ए में। तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, क्योंकि ये +7 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, और +4 में जा रहा है तो यहां पे क्या होगा, बेसिक मीडियम में KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा KiO3 में, KiO3 में प्लस KOH। देखो बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमसे पूछा है कि इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन A एंड D रेस्पेक्टिवली, तो अब ध्यान से यहां पे लिख दो कि A जो है वो है MnO2 और D जो है वो है तुम्हारा KiO3। तो अपना जो आंसर होगा, बाकी ऑप्शन तो फर्जी है यार, देख के देखो ना, ये तो फर्जी ऑप्शन है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता ही नहीं है, Ki ग्रीन कलर का होता है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही ऑप्शन मैच करा, बाकी फर्जी ऑप्शन है। तो MnO2 + KiO3 इक्वेशन मैंने तुम्हें बता दी है, अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम है तो एक बार मैंने KMnO4 का जो वन शॉट सीरीज पढ़ाया था उसमें जाके चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड, द कैथोड इज मेड अप ऑफ। अब ये तुम्हें याद ही होना चाहिए कि कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, इसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये मेड अप ऑफ होता है कार्बन, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, Mn2CO10 इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जब मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो, डायरेक्ट बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो MnCO3 में देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CO, इस पे 5 आ जाएंगे CO और इस पे आ जाएंगे 5, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा ही क्यों, Mn और कार्बन के बीच में बॉन्ड की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो मैं एक बार और याद दिलाता हूं, जैसे हम क्या पढ़ते थे, RMgx पढ़ते थे, RMgx। इसमें क्या होता था, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में क्या होता था, डायरेक्ट बॉन्ड होता था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, तो इसको हम बोलते थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और भी बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने पढ़े थे, RLi पढ़ा था, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें Mn और कार्बन के बीच में क्या होगा, डायरेक्ट बॉन्ड होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसका भी ऑप्शन होगा ए, MnC। बाकी सारे फर्जी ऑप्शन है, देख लो, कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं बोलेंगे। MN में भी बॉन्ड होने से फर्जी ऑप्शन है, देख के बता दोगे तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। अ मेटल ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर फॉर्म X अपॉन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर H2O2 एंड O2 along with another product, the metal is। देखो, सारे ही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो M2O मतलब ऑक्साइड, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करता है 2M प्लस 2OH माइनस, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, M2O। इसी तरह अगर परऑक्साइड होगा, ग्रुप 1 का परऑक्साइड M2O2, अगर इसकी मैं वाटर से, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये वाटर है, मैंने H2O2 लिख दिया है, तो एक्साइटमेंट में थोड़ा रहता हूं मैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये है परऑक्साइड, ये है परऑक्साइड। परऑक्साइड की जब वाटर से रिएक्शन करोगे तो एक चीज तो कंफर्म है, बनेगा H2O2 प्लस बनेगा 2M प्लस 2OH माइनस। ये कंफर्म है कि H2O2 का फॉर्मेशन होगा जब मैं परऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हम आते हैं सुपर ऑक्साइड पे, कि मेटल पे +1 चार्ज है और O2 पे -1 चार्ज है, तो ये बनेगा MO2, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है 2M प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2 प्लस O2। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये कोई ऐसा एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये है तुम्हारा सुपर ऑक्साइड। पहले तुम यहां तक देख लो, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जब मैं डाउन द ग्रुप मूव करूंगा, जब मैं डाउन द ग्रुप मूव करूंगा तो स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस, क्योंकि साइज क्या होगा, कैटायन का इंक्रीज होगा, और वो जो साइज है एनायन का वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो जब साइज एनायन का इंक्रीज हो गया है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए मेरा कैटायन का साइज भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लिथियम तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा नहीं, लिथियम केवल और केवल किसका फॉर्मेशन करता है, Li2O, तो ये लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जो सोडियम है वो Na2O का भी फॉर्मेशन करेगा और Na2O2 मतलब परऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा, पर ये भी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा कौन, केवल और केवल रुबिडियम करेगा, क्योंकि वो डाउन द ग्रुप आता है। तो जब मैं सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराता हूं तो मुझे H2O2 भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है, और डाउन दी ग्रुप जाने पे सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब RbO2 की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ये RbO2 बनाएगा, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम ही सुपर ऑक्साइड का एक्चुअली में स्टेबल सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम का साइज छोटा ही है, ये भी ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, रुबिडियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी चीजें पता होगी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये देखो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एलिमेंट विथ Z इज इक्वल टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी N और A, इनर ट्रांजिशन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल। एंड अब 120 का तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम एक ट्रिक से कर लेते हैं जल्दी से। इसको हम कैसे करेंगे, देखो, हीलियम, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इसके बाद हम इसमें ऐड करते जाते हैं, तो ये इसका होता है 2, ये होता है 10, अब इसमें 8 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 18, 18 में 18 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 86। अब इसमें 32 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा यू अन ऑक्टियम, इसका होता है 118। तो 118 के बाद जब यहां पे मैंने फिनिश कर दिया ग्रुप 18, तो ऑब्वियस सी बात है कि 119 जो होगा वो कहां जाएगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट हो जाएगा।
और 120 किसका एलिमेंट हो जाएगा, वो ग्रुप 2 का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहां के बाद मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो जो भी एलिमेंट है 120, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं UUO, और कितने पीरियड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8s2। तो ये ग्रुप किसका हो जाएगा, ग्रुप 2 का हो जाएगा। अगर ये ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा तो ये कौन सा, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट मत करना। ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल। सॉरी यार, कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं, सॉरी है उसके लिए। ठीक है, आज के वीडियो में बहुत साउंड आएगी, पर उसके लिए मैं पहले से माफी मांग रहा हूं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आयोडीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू इल्ड अलोंग विद अदर प्रोडक्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसका सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूं कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं तुम्हें कुछ चीजें यहीं पे बता देता हूं, इसमें बहुत सारी रिएक्शन बता दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे मान लो I2 है, ये अगर HNO3 से रिएक्शन करेगा तो ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो जाएगा KiO3 प्लस, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में। अब इसको बैलेंस करना है तो जल्दी से मैं ट्रिक बताता हूं। ये देखो +5 से कहां कन्वर्ट हो गया, ये +5 से +4 में कन्वर्ट हो गया, और ये 0 से कन्वर्ट हो गया +5 में। तो 0 से +5 में, और इसका एन फैक्टर हो जाएगा 10 और इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। तो 10 यहां पे हो गया तो 10 यहां पे भी हो जाएगा, 1 यहां पे है, तो ये देखो यहां पे 2 है आयोडीन, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, देखो यहां पे कितने 10 इंटू ओ मतलब 30, और यहां पे कितने 20 और 6, तो यहां पे आ जाएगा 4H2। सिंपल, इससे हमारी एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 5 आएगा। ये तो आंसर तो आ गया अपना। अब बाकी कुछ इक्वेशन बता देता हूं कैसे करते हैं। जैसे मान लो कार्बन है और ये HNO3 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ये भेज देगा, कार्बन 0 में होता है, इसको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस CO2 में भेज देगा, तो ये +4 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस खुद तो चला जाएगा NO2 में, तो देखो कॉमन है ना, इसको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजा, इसको भी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजा, और खुद NO2 में कन्वर्ट हो गया। बैलेंस कर लो, ये +4, तो +4 ये 0, तो यहां पे आ गया 4, ये आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 2 8, और यहाँ पे 2 10, और ये है 12, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2H2। तो देखो ऐसे बैलेंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो कुछ भी याद नहीं करना है। इसी तरह मान लो अगर S8 होता, S8 की रिएक्शन में कर दूं HNO3 से, तो ऑब्वियसली ये 0 में, इसको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा, तो ये बन जाएगा H2SO4 प्लस बन जाएगा NO2। अब बैलेंस करना तुमको बता दिया, जल्दी से देखो कि ये +5 से कहां चला जाएगा, +4 में, और ये 0 से कहां चला गया, +6 में। तो यहाँ पे देखो एन फैक्टर हो जाएगा 48, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये 48 से मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे अगर 48 होगा तो यहाँ पे भी 48 होगा। फिर ऑक्सीजन देख के बैलेंस करना, तो ये अराउंड देखो कितना है, 48 इंटू 2, 48 इंटू 3, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 48 इंटू 3, तो 3 इंटू 48, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो। 48 इंटू 2 मतलब 4 4 80, और चलो यार कर देता हूँ एक बार ना, या मैं टाइम वेस्ट होगा, तो 1 मिनट रुको मैं कर लेता हूँ। 48 इंटू 3 है ना, तो 48 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, और फिर 134, और यहाँ पे कितना है 48 इंटू, तो ये हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, और 96 और 32 ऐड कर लो जल्दी से, 96 है और ये 32 है, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 8 आ गया, और ये 96 है, 9 और 3, तो ये आ जाएगा अराउंड 9 और 3 128, माइनस करो तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8 मतलब 6, और ये 13 1 16, मतलब यहाँ पे 16H2 आ जाएगा। यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके कर लेना। 5 है इसका आंसर, क्योंकि हमको ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ देखो क्या बोल रहा है, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन इज। कैटिनेशन का मतलब होता है कि खुद से, जैसे कार्बन कार्बन के साथ चेन बनाता चला जाए, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, डाउन दी ग्रुप जाने पे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। तो जैसे कार्बन से सिलिकॉन में, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होगी कार्बन कार्बन में। क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा होता है क्या, इसका ज्यादा होता है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मोर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मोर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मोर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मोर विल बी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मोर विल बी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और डाउन दी ग्रुप जाने पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो तुम्हें पता है कि सीसी जैसन पीबी में कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा डी। आयोडीन रिएक्ट्स विथ, ये सेम ही क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 5। I2 प्लस HNO3, सेम क्वेश्चन हो गया, फिर से लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा KiO3 प्लस NO2 प्लस वाटर। बैलेंस करना तुम्हें सिखा दिया, बैलेंस कर लेना, सिंपल सी इक्वेशन है, कोई भी चीज याद नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, अब 2 क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो मैं कितनी बार बता दिया हूं यार, कि क्लोरीन जो है जब उसको मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा, कौन सा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, और एक होता है जब मैं क्लोरीन को रिएक्ट कराता हूं किससे, NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट वाले में और हॉट एंड कंसंट्रेटेड दोनों में 2 प्रोडक्ट बनता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर, और इसमें बनता है NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर। तो यहां पे देखो, यहां पे बनेगा ClO3 माइनस, और यहां पे बनेगा ClO माइनस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरेट आयन। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, और देखो कैसे याद रखूंगा, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे देखो ज्यादा वैल्यू है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैं तो ऐसे याद रख लेता हूं। तो ये हो जाएगा Cl माइनस एंड ClO3 माइनस। तो ClO3 माइनस ClO2 माइनस गलत, Cl माइनस ClO2 माइनस गलत, Cl माइनस ClO माइनस गलत। तो पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बेटा किसको चाहिए, कैल्सिनेशन उसको चाहिए जिसको मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे तो कैल्सिनेशन की जरूरत है, क्योंकि ZnCO3 को जब मैं हीट करूंगा तो ये ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे कैल्सिनेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे CaCO3 डॉट MgCO3 को जब मैं हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस MgO प्लस 2CO2, तो यहाँ पे भी कैल्सिनेशन रिक्वायर्ड है। और बी वाले में देखोगे तो ये Fe2O3 डॉट XH2O है, इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 प्लस XH2O। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों को किसकी कैल्सिनेशन का रिक्वायरमेंट है, और ये दोनों तो ऑक्साइड में ही है, तो इनको कैल्सिनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। सारे वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, भले 2x स्पीड पे देखना पड़े। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।